वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। बुलेटिन में सबसे पहले कोरोना अपडेट से शुरुआत करेंगे। आंकड़े आपको दिखा देते हैं क्योंकि 1 लाख के ऊपर ये आंकड़ा अब पहुंच गया है। देश में कोरोना के कुल मामले 1 लाख के पार हो गए हैं। अभी अभी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना के कुल 1,01,139 मरीज हैं। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या 39,000 से ज्यादा है। 3,163 लोगों की जान गई है। वहीं 58,802 एक्टिव केसेस हैं। हालांकि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का यह कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उनका एक ट्वीट आया है, वो आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव केस की संख्या नहीं बल्कि मृत्यु और ठीक होने को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। हम दोनों मोर्चे पर बेहतर काम कर रहे हैं। प्रति 10 लाख 2 व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि अमेरिका में 275 ये आंकड़ा है और स्पेन में 591। यहां मृत्यु दर 3% है, जबकि फ्रांस में 16% है। रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है और अभी ये 39% है। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जाहिर तौर पर 1 लाख के ऊपर पहुंच गया है आंकड़ा, लेकिन इसमें हमें रिकवरी रेट पर भी ध्यान देना होगा और साथ ही रिकवरी रेट को मैच करना होगा मृत्यु दर से। यही अमिताभ कांत जो है कह रहे हैं अपने ट्वीट पे भी। उन्होंने कहा है कि अगर बाकी देशों से तुलना कीजिए तो भारत की दर काफी कम है। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, भारत का इम्प्रूव करता जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं केसेस, क्योंकि लॉकडाउन लगातार बढ़ा है। हमने लॉकडाउन 4 हुआ लेकिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कल तो 5,000 सबसे अगर देखा जाए अभी तक का जो केस था सबसे बड़ा 5,000 बड़ा था कल। तो कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन भी है, लेकिन रिकवरी रेट अच्छा है। ये भी एक संतोषजनक बात है अगर बाकी कंट्रीज की अपेक्षा देखा जाए, क्योंकि लॉकडाउन का कुछ ना कुछ असर तो जरूर देखा जा रहा है रिकवरी रेट को देखते हुए। और जो ठीक हुए पेशेंट वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वो भी कम नहीं है आंकड़ा। तो इन टोटलिटी अगर देखा जाए बेशक केसेस बढ़ रहे हों, लेकिन रिकवरी रेट और ठीक होने वाले जो पेशेंट है उनकी तादाद भी अच्छी खासी और लगातार बढ़ती जा रही है। और जहां तक बात करें दिल्ली की, आज दिल्ली काफी खुल गई है। ऑटो, टैक्सी, बसेस काफी सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। एक ऑटो वाला दिखाई दे रहा है सामने। लौटेंगे आपके पास अशोक और आपसे जानेंगे वहां की ताजा स्थिति। लेकिन जिस तरीके से कल से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है, आज दूसरा दिन है और कल शाम तक देश के तमाम राज्यों ने लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी थी। यानी कि आज से सही मायने में नए रंग रूप में लॉकडाउन 4 शुरू हो रहा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके शहर में क्या कुछ खुलने वाला है, लेकिन इन गाइडलाइंस की 10 अहम बातें पहले हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात करें दिल्ली समेत तमाम राज्यों ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसके मुताबिक दिल्ली से लगा नोएडा और गाजियाबाद का बॉर्डर खुलेगा। यूपी में कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी दुकानें जरूरी शर्तों के साथ खोली जाएंगी। दिल्ली में शर्तों के साथ बस सेवा, कैब और रिक्शा की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि कितने पैसेंजर इसमें होंगे इस पर भी अरविंद केजरीवाल ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उनका ये कहना है कि 1 या फिर 2 पैसेंजर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। 5 बड़ी जो बातें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें महाराष्ट्र में रेड और ऑरेंज जोन में कोई राहत नहीं है, ये वैसे ही रहेंगे। गुजरात में नॉन कंटेनमेंट जोन में बाजार खोले जाएंगे, यानी कि जो कंटेनमेंट जोन नहीं है सिर्फ वहीं पर बाजार खुल सकेगा। उसके साथ ही अगर बात कर लें गुजरात में राज्य के भीतर जो है वो बस चलेंगी। अहमदाबाद में हालांकि इंटरस्टेट बस यानी कि दूसरे राज्य से बस की एंट्री नहीं होगी। राजस्थान में सैनिटाइजेशन के 7 सैलून खोले जाएंगे। हालांकि इसमें स्थिति स्पष्ट नहीं है कि सिर्फ हेयर कटिंग या फिर शेविंग के लिए सैलून खुलेंगे या फिर दूसरे कार्यों के लिए भी। मध्य प्रदेश में सिर्फ ग्रीन जोन में सभी बाजार खोल दिए जाएंगे। ये इन 10 अहम बातों में शामिल है। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात कर लें, यहां पर कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 मई से बड़े स्टोर की शुरुआत की जाएगी।
अब दिल्ली की विस्तार से बात कर लेते हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली सबसे अहम इन मायनों में, क्योंकि यहां पर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और यहां पर अब 5 जोन हो गई हैं। स्टेडियम हालांकि बिना दर्शक के खोला गया है, यहां पर प्रैक्टिस हो सकेगी, प्लेयर्स यहां पर एक्सरसाइज कर सकेंगे, लेकिन मेट्रो सेवा को बंद रखा गया है। हालांकि मेट्रो को सैनिटाइज कर दिया गया है आने वाली तैयारी के लिए, लेकिन स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थान अब भी बंद रहेंगे। वहीं ई रिक्शा की अगर बात कर लें, ई रिक्शा चलाई जा सकेगी, टैक्सी चलाई जा सकेगी। डीटीसी बस को अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दे दी है, लेकिन सैलून और स्पा बंद रहेंगे, ये फिलहाल साफ कर दिया गया है। वहीं थिएटर बंद रहेंगे। मैक्सी कैब अधिकतम 5 यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि बस 20 यात्री के साथ ऑपरेट कर सकेगी। पार्क्स को अब भी बंद ही रखा गया है, यानी कि पार्क्स नहीं खोले गए हैं। 4 पहिया गाड़ी 2 यात्री के साथ सफर कर सकती है। ऑडिटोरियम अभी भी बंद रखे गए हैं। धार्मिक स्थल बंद है, किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल है उसे बंद रखा गया है। वहीं 2 पहिया वाहन चलाया जा सकेगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही सवार बैठ सकेगा, पीछे कोई नहीं बैठ सकेगा। वहीं दिल्ली में अब सरकारी और प्राइवेट दफ्तर आंशिक तौर पर खोले गए हैं। इसमें भी गाइडलाइंस हैं कि कौन सा दफ्तर खुल सकेगा, कौन सा नहीं। हालांकि सरकारी सभी दफ्तर खोले जा सकते हैं। वहीं कार पूलिंग को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कार पूलिंग नहीं हो सकती है, उसमें ज्यादा लोग होते हैं, इसलिए कार पूलिंग सेवा बंद है। फिलहाल बाजार ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जा सकेंगी। वहीं मॉल्स को अब भी दिल्ली में बंद रखा गया है। अरविंद केजरीवाल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये गाइडलाइंस जारी की। उन्होंने डिटेल में बताया कि क्या कुछ खुला रखा गया है, लेकिन क्या बंद रखा गया है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि जो दिल्ली वाले हैं वो अपने सुझाव दें, चाहे वो वेबसाइट के जरिए हो, चाहे SMS के जरिए हो, या फिर वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। रेस्टोरेंट्स को खुलना अलाउ होगा, लेकिन वहां बैठ के खाना अलाउड नहीं होगा। केवल रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी अलाउ होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहां किसी भी मैच के दौरान दर्शक अलाउड नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल एक पैसेंजर। टैक्सी, कैब्स ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। मैक्सी कैब में केवल 5 पैसेंजर्स और RTV में 11 पैसेंजर्स। मेट्रो नहीं चलेगी। सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे। सारे होटल बंद रहेंगे। सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स ये सब बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होंगी। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, बहुत सारी चीजें हैं इन गाइडलाइंस में जिसमें विस्तृत तौर पर अरविंद केजरीवाल ने स्थिति स्पष्ट की, लेकिन कई चीजों पर अब भी संशय बना हुआ है। जैसे कौन से वो प्राइवेट दफ्तर होंगे जिन्हें खोला जाएगा। सरकारी दफ्तर तो सभी 1/3 संख्या के साथ खोले जा सकते हैं, लेकिन बॉर्डर्स को लेकर भी एक संशय है। यही वजह है कि हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इतनी लंबी लंबी लाइनें कल देख रहे थे। कौन लोग आ सकते हैं, कौन जा सकते हैं, किन्हें पास दिया गया है एसेंशियल सर्विसेज के अलावा, ये तमाम बातें कब तक स्पष्ट हो पाएंगी? देखिए, धीरे धीरे करके सब मुख्यमंत्री अपने अपने स्टेट की जो भी गाइडलाइंस है उसके बारे में बता रहे हैं। केजरीवाल ने जैसे बताया कि प्राइवेट टैक्सी हो, बस हो, ऑटो हो, उनमें क्या क्या नियम कायदे लागू होंगे वो तमाम डिटेल में बताया। जहां तक बॉर्डर्स की बात है, इंटरस्टेट बस सर्विसेज के बारे में कहा कि म्यूचुअली अगर एग्रीमेंट है दोनों के बीच, दोनों राज्यों के बीच में, तो वो शुरू की जा सकती है।
जहाँ तक बॉर्डर में आने जाने का सवाल है वो अलग अलग राज्य अपनी अपनी गाइडलाइंस तय कर रहे हैं, जबकि केजरीवाल ने दिल्ली के लिए खासतौर से कहा है कि लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो गाइडलाइंस हैं केंद्र सरकार का उन सब का पालन करना होगा। एसेंशियल सर्विस वाले लोग तो सब जगह पर उनको अनुमति है, चाहे वो कंटेनमेंट एरिया हो, चाहे बॉर्डर का अगर बात की जाए, चाहे यूपी दिल्ली बॉर्डर हो, यूपी हरियाणा बॉर्डर हो या दिल्ली हरियाणा बॉर्डर हो, सब में वो लागू है। लेकिन जहां तक इसकी डिटेलिंग की बात है, हर राज्य अपने अपने हिसाब से ये गाइडलाइंस तय कर रहा है और लोगों को नए तरीके से बता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस वक्त के साथ स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि किस राज्य में क्या कुछ अलाउ किया गया है और किस पर अब भी पाबंदी जारी है। लेकिन अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का चौथा चरण कैसा होगा, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। योगी सरकार ने छूट और पाबंदियों की नई फहरिस्त कल रात जारी की है। इसमें सबसे अहम है दिल्ली से लगे नोएडा और गाजियाबाद को खोलने को हरी झंडी देना। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के चौथे दौर के नियम और शर्तें करीब करीब वही हैं जो केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, लेकिन कुछ अहम बातें जिन्हें तय करना राज्य सरकार के दायरे में था, उन्हें लेकर कल देर रात योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इन दिशा निर्देशों से साफ है कि कोरोना से जंग के साथ साथ योगी सरकार का ध्यान अब थमी हुई अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देने में है। नई गाइडलाइन में उद्योग धंधों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए खास तौर पर निर्देश हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी फैक्ट्रियों को अनुमति। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें खुलेंगी। दफ्तर, बाजार, फैक्ट्रियों में मास्क जरूरी। शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे। ग्रामीण इलाकों में साप्ताहिक बाजारों को अनुमति। मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। रेहड़ी पटरी वालों को भी इजाजत। 17 मई तक सड़क पर निकलने और सफर को लेकर कई पाबंदियां लागू थीं। पड़ोसी राज्यों के बॉर्डर भी सील किए गए थे, लेकिन नई गाइडलाइन में इसमें रियायत दी गई है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पाबंदी। दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर खुलेगा। कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोगों को अनुमति। एक ही परिवार का होने पर 2 बच्चों को भी इजाजत। 2 पहिया वाहन में अकेले जाने की इजाजत। बाइक पर पीछे महिला को बैठने की अनुमति। सामान ढुलाई में लगे सभी वाहनों को इजाजत। बस सेवा के लिए अलग से आदेश जारी होंगे। हालांकि नोएडा डीएम ने लोगों से फिलहाल दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने की अपील की है। बॉर्डर खोलने के बारे में नोएडा प्रशासन सरकार से फिर से बातचीत करने के बाद ही फैसला लेगा। वहीं योगी सरकार ने नई गाइडलाइन में शादी समारोह और बारात घरों को भी रियायत दी है। बारात घर खुलेंगे, लेकिन शादी से पहले अनुमति जरूरी। शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग हो सकते हैं शामिल। स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं। इसके अलावा धार्मिक स्थल, सिनेमाघर और मॉल समेत भीड़ भाड़ वाली तमाम जगहें पहले की तरह ही फिलहाल बंद रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान सरकारी घाटे की भरपाई के लिए भी योगी सरकार ने कई फैसले किए हैं। इस साल यूपी का कोई भी सरकारी विभाग कोई नया वाहन नहीं खरीदेगा, न ही कोई नई भर्ती की जाएगी। इसके अलावा कोई नया निर्माण कार्य भी शुरू नहीं किया जाएगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। पुनीत शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ दिल्ली नोएडा बॉर्डर से। पुनीत, कल जैसी ही यथास्थिति है या फिर आज स्थिति बेहतर है? क्योंकि कल हमने देखा था लंबी लाइन लगी हुई थी, एक लेन खुली हुई थी, बाद में जाकर कई और लेन्स को खोला गया, क्योंकि अभी भी दिल्ली नोएडा बॉर्डर को लेकर यूपी सरकार से बातचीत होनी है कि इस बॉर्डर को खोला जाए या फिर नहीं, और इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है पूरी तरीके से। देखिए नेहा, आपको बताना चाहूंगा कल काफी लंबी लाइन थी, आज सुबह भी बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको क्लियर करा लिया गया, क्योंकि एक की बजाय 3 लाइनों को खोला गया था और अभी भी 2 लाइनें यहाँ पर डीएनडी पर खोली गई हैं ताकि गाड़ियों की जो संख्या है वो काफी कम हो सके। और लगातार जो पुलिस है वो यहाँ पर बनी हुई है, चेक कर रही है गाड़ियों को। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिनको अनुमति पास मिला हुआ है सिर्फ वही लोग यहाँ पर नोएडा में घुस सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि अभी इस बॉर्डर को खोला नहीं गया है, स्थिति यथावत रखने के लिए कही गई है, तो यहाँ पर तमाम वो लोग आ रहे हैं जिन्हें दिल्ली में तो छूट मिल चुकी है
है गाड़ी लेकर चलने की, लेकिन नोएडा के बॉर्डर में नहीं घुसने पा रहा। हमारे साथ इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह भी खड़े हैं। सर ये बताइए, पूरा आप यहाँ पर इसको चेक कर रहे हैं, किन लोगों को अंदर नोएडा में जाने दे रहे हैं दिल्ली से? देखिए पुनीत जी, नोएडा, दिल्ली से नोएडा वही लोग जा रहे हैं जिनके पास वैध पास है, जो कि जिलाधिकारी द्वारा या दिल्ली के किसी अथॉरिटी द्वारा जारी किए गए हैं, वही लोग जा रहे हैं। बाकी अभी नहीं जा रहे हैं, बिना पास वाला कोई नहीं जा रहा। यानी आप सबको वापस भेज दे रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं? हाँ, जिनके पास पास नहीं है उनको वापस भेज रहे हैं। नेहा, यहाँ पर एक और चीज है कि जिन लोगों की दुकानें नोएडा में हैं और दिल्ली में रहते हैं, उनको लिए अभी तक यही व्यवस्था है कि वो लोग या तो नोएडा में रहें या फिर दुकानें नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि वो नोएडा के अंदर नहीं घुस सकते हैं। तो ऐसे में लोगों में तमाम कंफ्यूजन भी है। हालांकि आज डीएम नोएडा इसके बारे में पूरा ऐलान भी करेंगे। फिलहाल नोएडा बॉर्डर पर थोड़ी देर पहले तक काफी ज्यादा गाड़ियां थी, अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन जनजीवन को सामान्य करने के लिए तमाम दुकानों को खोला गया है। तमाम जो सड़कें सुनसान थी नोएडा की, अब वहां पर पूरी तरह भीड़ भाड़, गाड़ियों के पहिए चलते हुए नजर आ रहे हैं। लौटेंगे आपके पास पुनीत, क्योंकि दिल्ली नोएडा बॉर्डर को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसी वजह से वहां पर रोज कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। यूपी की एक बार फिर से बात करेंगे, क्योंकि यूपी में प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बस भेजने की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की पेशकश पर राजनीतिक महाभारत छिड़ गया है। कल यूपी सरकार ने प्रियंका की पेशकश मंजूर करते हुए एक चिट्ठी जारी की थी। लखनऊ के वृंदावन योजना इलाके में आज सुबह 10 बजे तक 1000 बसें उसके फिटनेस सर्टिफिकेट ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लखनऊ के डीएम को सुपुर्द करने के लिए कहा गया है। साथ ही डीएम को प्रियंका गांधी की तरफ से भेजे जाने वाले बसों को लेने के लिए नोडल अधिकारी भी तैनात किया गया है। इस चिट्ठी के जवाब में प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने जवाबी खत भेजकर कहा कि देर रात 11:40 पर यूपी सरकार की चिट्ठी मिली है और सुबह 10 बजे तक बस हैंडओवर करने के लिए कहा गया है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मजदूर फंसे हैं, ऐसे में खाली बसों को लखनऊ भेजना संसाधनों की बर्बादी होगा। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने एक ट्विटर के माध्यम से 1000 बसों का एक राजनीतिक मैं कहूँगा एक तनाव छेड़ा, मगर ही राहुल गांधी और प्रियंका हम लोगों को यहाँ पे बस बॉर्डर पे लाने से बेहतर होता कि जो लोग राजस्थान से चले या पंजाब से चले या महाराष्ट्र से चले, वहीं से उनको बस देते तो उनको वहां से पैदल नहीं चलना पड़ता। इसकी भी तो चिंता आपको करनी चाहिए। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के पत्र को लेकर लोक भवन गए, वहां हमने इनके अधिकारियों को दिया। कल दिन भर हम लोगों ने बसों को राजस्थान बॉर्डर पर लगा के इंतजार किया, अनुमति आज मिलेगी। और आज सवेरे जब सरकार ने कहा तो हम सूची लेकर तैयार थे। 3:30 बजे इनका बयान आया है, 2:30 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद सरकार कुंभकर्ण नींद से जागी है। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम अभी कुछ देर में 1000 बसों की सूची ले आकर वहां देंगे और सरकार का सहयोग करने के लिए हम संकल्पित है। निश्चित रूप से हम श्रमिकों के इस दुख दर्द को नहीं देख सकते। महामारी इतनी बड़ी है, त्रासदी इतनी बड़ी है, फिर भी सियासत जारी है। बहरहाल रुख करेंगे अब महाराष्ट्र का, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सूबे में लॉकडाउन की सख्ती को फिलहाल कम करने का फैसला टाल दिया है। महाराष्ट्र में रेड और ऑरेंज जोन में सख्ती पहले की तरह कायम रहेगी, लेकिन ग्रीन जोन में कुछ रियायतों का फैसला लिया गया है। पिछले 54 दिनों में शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में उछाल न देखा गया हो। अब महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 35,000 के पार पहुंच गया है। सिर्फ 24 घंटे में 2000 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ गए हैं। देश में सबसे ज्यादा वायरस के शिकार मरीज महाराष्ट्र में हैं। यही वजह है कि लॉकडाउन 4 की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में उद्धव ठाकरे ने अपने इरादे को साफ कर दिया था। लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन में इसकी झलक साफ साफ देखी गई। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि सूबे में जहां भी कोरोना का कहर सबसे ज्यादा दिख रहा है, वहां फिलहाल कोई ढील नहीं दी जाएगी। रेड और ऑरेंज जोन में कोई राहत नहीं मिलेगी। वहीं राज्य के ग्रीन जोन में ढील का फैसला लिया गया है। ग्रीन जोन में उद्योग धंधे शुरू होंगे, लोगों को राहत दी गई है। महाराष्ट्र में संक्रमण डराने वाला है। लॉकडाउन वक्त की मांग है,
लेकिन उद्योग धंधे बंद रखना भी मुश्किल है। लिहाजा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपील की कि ग्रीन जोन में लोग घरों से बाहर निकल कर आएं और काम धंधे में लगे, ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। ग्रीन झोनमध्ये आपण हळूवारपणाने जवळपास सगळे काही उघडायला परवानगी दिलेली आहे, ती अजूनही देत आहोत। आणखीनही तिथले निर्बंध हे येत्या काही काळामध्ये आपण आणखीन शिथिल करतो आहोत। ऑरेंज झोनमध्ये सुद्धा ही शिथिलता आणलेली आहे। रेड झोनमध्ये विशेषतः कंटेनमेंट एरिया आहे, तिथे मात्र अजूनही आपल्याला शिथिलीकरण करणं हे परवडणार नाही, नक्कीच नाहीये। महाराष्ट्र सरकार बंद पड़े उद्योग धंधों को खोलना चाहती है, लेकिन बढ़ते संक्रमण की वजह से हाथ बंधे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों को आगाह किया कि अभी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई दावे से नहीं कह सकता कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। रियायत तभी मुमकिन है जब कोरोना के मामले में कमी आए। जनजीवन हे पुन्हा आपल्याला सहजतेने जगायला सुरुवात करायची, पण ह्याची एक आता अशी शक्यता नव्हे, खात्री वाटते की हे जनजीवन पूर्ण सुरळीत व्हायला काही काळ हा जावा लागणार। जेवढी स्वयंशिस्त आपण अधिक पाळू, तेवढे लवकर आपण ह्या बंधनातून मुक्त होऊ। जेवढी लवकर आपण या कोरोनाची साखळी तोडण्यात यशस्वी होऊ, तेवढं लवकर आपण सगळे बंधन मुक्त होऊ। 11 अप्रैल को महाराष्ट्र में कोरोना से 100 लोगों की मौत हुई थी। वहीं राज्य में संक्रमितों की संख्या करीब 1574 थी, लेकिन 38 दिनों के अंदर आज संक्रमित मरीजों का दायरा 35,000 से ज्यादा है। मरने वालों की संख्या 2033 तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा डराने वाला है। अभी भी वक्त है कि कोरोना को मामूली फ्लू समझने वाले सावधान हो जाएं, हर एहतियात बरतें। साहिल जोशी, मुंबई आज तक। दिवेश हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवेश, जोन 1, 3, 5, 6 और 9 में सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात की जाएंगी। ये फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। हालांकि हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि क्या ये फैसला पहली बार लिया गया है, या अब इससे पहले भी हमने देखा था कि सीआरपीएफ की टुकड़ियां कई जगहों पर तैनात की गई थी? नेहा, आपको बता दें कि ये जो सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की टुकड़ियां तैनात करने का फैसला है, ये पहली बार लिया गया है। इसके पहले स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उन्हें तैनात किया गया था। बहुत सारी जगहों पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। आपको बता दें कि जो बढ़ते संक्रमण के चलते बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल जो हैं वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी सारे पुलिस अफसरों की, पुलिस सिपाहियों की, पुलिस जवान की मृत्यु भी हो गई है कोरोना से लड़ते लड़ते, और इसी वजह से अब कहीं थोड़ा सा उन्हें रिलैक्स करने के लिए, उन्हें थोड़ा सा उनको एक बैकअप देने के लिए, रीइंफोर्समेंट देने के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को जो इम्पोर्टेंट जोन्स हैं जहां पर ज़्यादा संक्रमण देखा जा रहा है, जोन 1 जो कि मुंबई सीएसटी के आसपास का इलाका है, फिर जोन 3 जहां पर आप देख सकते हैं कि नागपाड़ा और अन्य कई इलाके हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा नंबर्स अब बढ़ते जा रहे हैं, जोन 5 जहां पर धारावी पड़ती है, और जोन 9 जहां पर कि बांद्रा से लेके अंधेरी तक का जो इलाका है, यहाँ पर खासकर सीएपीएफ डिप्लॉय करने का ये डिसीजन लिया गया है ताकि पुलिस को एक एडिशनल मदद मिले और लॉकडाउन को थोड़ा सा अच्छे से फॉलो किया जा सके, लॉकडाउन को थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बहुत ही विस्तृत तरीके से यहाँ पर देवेश जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से अब सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की तैनाती की जाएगी। लेकिन अब गुजरात का रुख करना होगा, क्योंकि लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्य सरकारों को अपने हिसाब से निर्णय लेने की छूट दी गई है। गुजरात सरकार ने सूबे को कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन के हिसाब से बांटा है। सरकार ने फैसला लिया है कंटेनमेंट जोन में सख्ती पहले की तरह लागू होगी। गोपी घांगर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, इस वक्त गुजरात में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि संक्रमितों की संख्या को बढ़ने से कैसे रोका जाए, कैसे ये जो स्पाइक लगातार आ रहा है, जो ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसे कैसे काबू में लाया जाए। और दबाव ये भी है कि आपको धीरे धीरे शर्तों के साथ ढील देनी में है। ऐसे में गुजरात सरकार क्या फैसले ले रही है, क्या निर्णय कर सकती है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नेहा कि जिस तरीके से गुजरात में खास करके कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन में बांटा गया है, और इस वक्त हम अहमदाबाद के पूर्वी इलाके में, पश्चिमी इलाके में मौजूद है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पान की दुकान हो या फिर स्टेशनरी की दुकान हो या मोबाइल की दुकान हो, सब कुछ खुल चुका है।
क्योंकि आज से जो नॉन कंटेनमेंट इलाके हैं वहाँ पे सारी चीज़ें खोल दी गई है और ख़ास करके पान की दुकानों पे ये कहा गया है कि जितनी भी जगह दुकान खुली है वहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए, ये सबसे अहम है। और ख़ास करके अगर बात की जाए तो वहाँ पे सैनिटाइज़र रखना भी बेहद ज़रूरी है। ये पान की दुकान है, यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको दूर रखा जाता है ताकि एक साथ लोग इकट्ठे ना हो, क्योंकि सुबह से ही पान की दुकानों पे लंबी भीड़ लगनी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं स्टेशनरी की जो दुकान है वो खुल चुकी है, साथ ही मोबाइल की जो दुकान है, मोबाइल एसेसरीज की जो दुकानें हैं वो सब खुल गया है। जिस तरीके से विजय रूपानी सरकार जानकारी के लिए नॉन आपका, कंटेनमेंट और क्योंकि इस वक्त कंटेनमेंट देश वायरस के साथ तो जूझ ही रहा है, लेकिन देश तूफान का भी खतरा देख रहा है। तूफान से दो हाथ करने में अब तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि चक्रवाती तूफान अम्फान धीरे धीरे तूफानी हो रहा है। पश्चिम बंगाल के दीघा में तेज हवाएं चल रही हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस तूफान की आशंका के चलते कल पीएम ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। तटीय इलाकों में लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, समुद्र से दूर रहने की हिदायत दी गई है। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ दीघा से जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, क्या स्थिति है? मेट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? क्योंकि ये माना जा रहा था कि बुधवार तक ये तूफान जो है तटीय इलाकों को हिट करेगा, ऐसे में क्या तैयारी है वहां पर? तटीय इलाकों का जो हाल है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। दीघा में ये पहला मौका है जब समुद्र उफान पर है और 6 से 8 फीट ऊंची इस समय लहरें उठ रही हैं। न सिर्फ ये, जो हवाएं चल रही हैं वो अब कल से लेकर अब तक कई ज्यादा गुना तेज हो चुकी हैं। वेग जिस तरह से बढ़ रहा है उसी तरह से तूफान भी उफान पर है। समुद्र तट के आसपास सारा इलाका तो खाली कराया ही जा रहा है, उसके साथ साथ जितना संभव हो सके लोगों को बोला जा रहा है कि वो घर पर रहें। दरअसल समस्या सिर्फ ये नहीं है कि इस समय तूफान की गति जिस तरह से बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ कोरोना का कहर है जिस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है, लोगों को आसपास भी नहीं रखना है, लेकिन समुद्र से दूर भी रखना है। समस्या का समाधान करने में बंगाल सरकार, उड़ीसा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार लगी हुई है, लेकिन अगले कई घंटों में इसकी गति क्या होगी? फिलहाल 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान बंगाल की खाड़ी से दीघा और पारादीप की तरफ बढ़ रहा है। 600 से 700 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये दूरी लगातार कम हो रही है। जैसे ही ये तूफान करीब आएगा उसके बाद समझ में आएगा कि इसका वेग कितना बढ़ रहा है, इसकी तेज गति कितनी बढ़ रही है। लेकिन लहरें अपने आप में बता रही हैं कि इस समय ये तो सिर्फ आगाज है इस तूफान का। अगले 24 घंटे में ये खतरा किस तरह से बढ़ेगा ये हवाएं बता रही हैं। ये आगाज हो चुका है। दीघा के आसपास के इलाकों को तो खाली कराया जा रहा है, जहाँ एक और एनडीआरएफ है तो वहीं दूसरी ओर सिविल डिफेंस की टीम लगी हुई है। चुनौतियां मानो कोरोना से कम थी, जो अब ये तूफान ने आकर कई गुना ज्यादा बढ़ा दी हैं। बिल्कुल मनोज्ञा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हमें दिखा रही थी कैसे बंगाल के 5 और उड़ीसा के 12 जिलों में तूफान का अलर्ट है और तूफान कल पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। दुनिया भर में कोरोना से फैली दहशत के बीच उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है। एक अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि वो कोरोना वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। दुनिया को मिल गई कोरोना की दवा। क्या अमेरिका ने तैयार कर ली कोरोना वैक्सीन? क्या अब खत्म हो जाएगा कोरोना का कहर? कोरोना से 48 लाख से ज्यादा संक्रमित और 3 लाख से ज्यादा मौतों ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। चीन के वुहान से निकली इस बीमारी ने सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका में मचाई है। ऐसे में सुपर पावर अमेरिका कोरोना को हराने के लिए दिन रात एक किए हुए है। इस बीच अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है। अमेरिका की दवा कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि वो जल्द ही कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाले हैं। कंपनी के मुताबिक ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती नतीजे सकारात्मक आने के बाद जुलाई में वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण शुरू होगा। अगर तीसरा चरण सफल रहा तो कंपनी वैक्सीन बनाने का लाइसेंस हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकेगी। मॉडर्ना पहली दवा कंपनी है जिसने अपनी आरएनए आधारित वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया है। We can indeed, with this vaccine, induce an immune response in everybody that received the vaccine
And that immune response generates the kind of antibodies that one would hope to generate, antibodies that can neutralize the virus, and that we can get to levels of antibodies that are those seen in people who've been infected with SARS-CoV-2, or in fact, even exceed those levels. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अध्ययन से शुरुआती परिणाम में दिखा कि जिन लोगों ने दवा का इस्तेमाल किया, उनके रक्त के नमूनों में एंटीबॉडी का स्तर उन लोगों के बराबर ही मिला जो कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो गए हैं। लोगों को वैक्सीन की 3 अलग अलग खुराक दी गई और मोडर्ना ने दावा किया कि इन खुराकों के आधार पर शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बढ़ोतरी देखी गई। This is not going to be an expensive vaccine. It's going to be a single dose vaccine. It's going to be made for global supply, and it's going to be made in many different locations. And that was always our plan. इससे पहले भी अमेरिका कोरोना के खिलाफ कई दवाइयों का इस्तेमाल कर चुका है। अमेरिकी सरकार ने इबोला की दवा रेमडेसिविर को भी हरी झंडी दी थी, जिसके टेस्ट कोरोना के खिलाफ काफी प्रभावी दिखाई दिए थे। वहीं अमेरिका मलेरिया की दवा का इस्तेमाल भी कोरोना के खिलाफ जंग में कर रहा है। अमेरिका में कोरोना से 15 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 91,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में कोरोना का इलाज ढूंढने में जुटे ट्रंप के लिए ये वैक्सीन अच्छी खबर लेकर आई है, जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी उम्मीद बनी है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।